Is my screen is visible or not? Yes, sir. Okay. So today we are going to discuss a new derivation, that is variation of mass with velocity. तो ये एक लेंदी डेरिवेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से है अभी जब जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, सब लेंदी डेरिवेशंस लॉन्ग आंसर टाइप में हमेशा आता है और कई तरीके से इसे पूछा जाता है नॉर्मली। और सबसे बड़ी बात है, इसको जब हम करना स्टार्ट करते हैं पूरी की पूरी मैथमेटिक्स हमें दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशंस रहेंगे, लेकिन हमें जो यूज करनी है अगेन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का ही बेस यहाँ पर है। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, याद है किसी को क्या था? जो रिलेटिव या रिलेटिव वेलोसिटी के लिए सर वो जो जो हमारे, यू डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस वी अपॉन वन माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर वाला। ठीक है हाँ, तो ये क्या था, यू डैश इक्वल्स टू यू माइनस वी ओवर वन माइनस यू वी ओवर सी स्क्वायर। ठीक, और हमने कहा था अगर हमें इनवर्स की फॉर्म में लिखें तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यू डैश प्लस वी वन अपॉन यू वी ओवर सी स्क्वायर। ई स्क्वायर। और यहाँ से हमने ये भी प्रूफ किया था कि जो आइंस्टाइन का सेकंड लॉ है वो, ना आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। दैट मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। और हमने इसका एग्जांपल भी देखा था, हमने कहा कि सपोज जो ऑब्जेक्ट है यू डैश वो सी की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मैंने कहा जो फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब हमने इसे सॉल्व करा था तो यू भी कितना आ गया था, इट वाज सी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि फ्रेम किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वर ओ डैश को दिखाई दे रहा था, मूविंग ऑब्जर्वर को लाइट की वेलोसिटी, वही कौन फील कर रहा था, दैट वाज सेम ऑब्जर्व्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सो दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज सेम फॉर बोथ द ऑब्जर्वर्स। तो ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम जो हमने यहाँ पर देखी है, इसका अगेन अब हम यूज करने वाले हैं इस मास वेरिएशन फार्मूला के लिए। तो मास वेरिएशन फार्मूला है क्या, इट्स m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसका मतलब मास वेलोसिटी बढ़ने के साथ बढ़ेगा या घटेगा? हाँ बच्चों, बढ़ेगा अगर सर। वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। सर, इंक्रीज। हाँ इंक्रीज होगा, टाइम में भी तो यही फॉर्मूला था ना, यस टाइम सर। डायलेशन में टी इक्वल्स टू टी टी नॉट नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्योंकि मैंने कहा था ये फैक्टर हमेशा वन से क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल ठीक है, होगा। तो ये m की वैल्यू हमेशा m नॉट से इसकी वजह से क्या आ जाएगी, बड़ी। तो m हमेशा क्या होता है, m नॉट से बड़ा होता है। यानी किसी बॉडी का जो मूविंग मास है वो रेस्ट मास से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर जो m नॉट हमने कहा, इसे क्या बोलते हैं हम, रेस्ट मास। क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। क्योंकि बॉडी क्या है इसमें, रेस्ट में। आया समझ में? अब हम पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is increases, then its mass will also increase by a factor square root of 1 minus v square over c square. And here the velocity v is comparable to the velocity of light. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है ये हमारे पास। देखो, द मास ऑफ बॉडी मूविंग एट वेरी हाई स्पीड that is nearby to the speed of light, the relative to an observer is larger than its mass when it is at rest by a factor this one। इस फैक्टर से ये क्या हो जाता है, मास बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो एम नॉट आया है, इसे हमने क्या बोला, रेस्ट मास। टी नॉट को क्या बोला था हमने बच्चों, याद है किसी को? टी नॉट एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम, एक और नाम था इसका, तो प्रॉपर प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम। कुछ बच्चों ने क्या करा होगा, यहाँ से मैं पीडीएफ भेजता हूँ, एक फोल्डर बनाया होगा, उसको सजा के उसमें सब चीजें डाल दी होंगी, है ना, पीडीएफ। उसको खोला नहीं होगा पढ़ के, केवल कलेक्शन चल रहा होगा। तो कलेक्शन के साथ उसे पढ़ना भी है, रिकॉर्डिंग्स हैं उनमें जाके देखो। ठीक है, ये चीजें याद होनी चाहिए। ऐसे एल नॉट को क्या बोला था हमने, प्रॉपर लेंथ। proper length। ठीक है, that is the length when the broad is at rest and t naught is the time when clock is at rest with respect to stationary observer। समझ में आया? अब यहाँ देखो, इस डेरिवेशन में हमने क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है इस डायग्राम को।
हमारे पास अगेन दो फ्रेम है, एस एंड एच डैश। ठीक है, जो एच डैश है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जो बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ध्यान देना इधर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी क्या है, बी है। ये दोनों बॉडी इक्वल मास है। जब ये रेस्ट में थी इन बॉडीज के मास क्या थे, इक्वल। हमने कहा कि इनके रेस्ट मास इक्वल है, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m0। लेकिन अब ये डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रही है, क्यों? देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है वेलोसिटीज का, लेकिन देखो अब डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब इनकी वेलोसिटीज क्या हो गई, अलग अलग। तो हमने इसलिए बोला है कि इनके मूविंग मास m1 है और दूसरे का क्या है, m2 है। समझ में आया? आपका m1 m2 था स्टार्टिंग में, जब बॉडी रेस्ट में थी इनके मास क्या थे, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m0। लेकिन जब ये मूविंग है, मूविंग कंडीशन में हमने इनके बोले मास m1 और m2 हैं, जो आपस में इक्वल फिलहाल नहीं है। और दोनों बॉडीज क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। ये बॉडी 1 थी, ये बॉडी 2 है। ये इस तरीके से A इधर को मूव कर रही है और B इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट। अब मैंने इसमें u डैश और माइनस u डैश लिखा, तो ये u जो ये वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में होगी, ऑब्जर्वर के। कौन सा ऑब्जर्वर? सर जो ओ डैश। moving है। जो मूविंग है, मैंने पहले ही बोला डैश जिसके ऊपर भी आ गया, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है, मूविंग मूविंग ऑब्जर्वर। कर। यस सर। ठीक है, मूविंग फ्रेम से वो ऑब्जर्वेशन हो रहा है। और अगर प्राइम नहीं है, सिंपल अगर खाली से u और माइनस यू लिखता, देन एक कौन ऑब्जर्व कर रहा होता, स्टेशनरी स्टेशनरी। ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। तो ध्यान रखना अब इस चीज को, तुमने प्राइम लग गया ऊपर से डैश लग गया, तो इसका मतलब है कि हम मूविंग फ्रेम में ही की बात हमारी चल रही है। सो इन दिस simple diagram we have two bodies A and B which having the same rest mass when they are at rest, but when they are moving their masses are m1 and m2 because they are moving with u dash velocity in opposite direction. So that means magnitude is the same, but the direction is not same for the both of the bodies. And here the u dash and minus u dash are the velocities of bodies with respect to मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश। ठीक है, मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। यहां तक समझ में आया बच्चों? क्योंकि हमने इसमें यस सर। हमें लगाने वाला है हम कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि ये दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या करेंगी, कोलिजन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन है? सिंपल सा डायग्राम है, तुम्हें बनाना है ऐसे प्रॉपरली ध्यान से। अब इसके बाद हमने यहाँ पर यूज करा वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, या हम बोले रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। तो इसमें हमने u1 जो फर्स्ट, ये दो बॉडीज थी ना, आपका दो फ्रेम थे एस एंड एच डैश, तो बॉडी ए और ये क्या थी, बॉडी बी। अब जो बॉडी ए है इसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, इस ओ के रिस्पेक्ट में क्या होगी, हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, u1 इक्वल्स टू u1 डैश प्लस वी ओवर 1 प्लस u1 डैश वी ओवर सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर u1 की जगह क्या यूज हुआ है, u डैश। ठीक है, तो पहली बॉडी की वेलोसिटी क्या है, u डैश। तो ये फॉर्मूला क्या बना, u1 इक्वल्स टू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v ओवर सी स्क्वायर। आया समझ में? जी सर। ठीक। अब यही ऑब्जर्वर ओ बॉडी बी को भी ऑब्जर्व कर रहा है। अब बॉडी बी के लिए जब ये वेलोसिटी मेजर करेगा तो वो ये फॉर्मूला यूज करने वाला अगेन। लेकिन इस बार जो ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है वो क्या हो गई, माइनस यू डैश। कितनी हो गई, माइनस यू डैश। फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही होगा, लेकिन अब u1 डैश की जगह क्या आ गया, माइनस यू डैश प्लस वी 1 माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। ये समझ में आया? इसलिए हमने कहा था सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे हैं। हमने पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद करी, उनकी जरूरत हमें हमेशा पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं होना। देन हम पहुंचे किसमें, इसी को यूज करके रिलेटिविस्टिक एडिशन थ्योरम में। अब ये रिलेटिविस्टिक एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला हमें याद रखना है। समझ में आया ये यहाँ तक जो है क्या हुआ है? सर। यस सर। तो हमने u1 और u2 यानी बॉडी ए और बी की वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में लिखी, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ देख रहा
यानी इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वो आ गई यू डैश प्लस वी, 1 + u डैश v ओवर सी स्क्वायर फॉर बॉडी ए, एंड -u डैश प्लस वी ओवर 1 - u डैश v ओवर सी स्क्वायर फॉर बॉडी बी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंजर्वेशन लॉ की। किसकी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी जब ये दो बॉडी एक दूसरे की तरफ आई तो इन्होंने क्या करा होगा, एक दूसरे को हिट किया। क्या करा होगा? हिट किया होगा। हिट करें, और कोलाइड करा। हमने कहा कि हमने वो कंडीशन ली जब ये दोनों बॉडी क्या हो गई, हिट करने के बाद इन्होंने क्या बना लिए, कंबाइंड बॉडी। क्या बना लिए? एक कंबाइंड बॉडी। और किस में आ गई है? रेस्ट में। ऐसे ही तो होगा ना? जी ड्यूरिंग कोलिजन। हाँ। इसमें क्या हो रहा है, बॉडी एट एन इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम। जब इस बॉडी ने इस दूसरी बॉडी को हिट किया तो जैसे ही इसने हिट किया ये क्या बनी है, कंबाइंड बॉडी। और सिंस इनके मास आपके सेम थे और इनकी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट है, तो हमने कहा कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये क्या आई होंगी, ये इन्होंने कंबाइंड बॉडी बनाई होगी और वो रेस्ट में आ गए होंगे। उसके बाद किस डायरेक्शन में गए, कहाँ गए, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जब ये दोनों बॉडी कोलाइड होके क्या बनाती है, कंबाइंड बॉडी। तो इसका मतलब ये किस में आ जाएंगी, रेस्ट में। और जब रेस्ट में आएंगे तो रेस्ट में आने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। यस सर। अभी 0 किसके रिस्पेक्ट में होगी, ये होगी आपका एस स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में नहीं, यह होगी मूविंग फ्रेम। क्योंकि यू डैश और -u डैश किसके रिस्पेक्ट में है, मूविंग फ्रेम के। मूविंग फ्रेम। हमने कहा इन्होंने कोलिजन करा, जब मूविंग फ्रेम वाले ने देखा तो ये दोनों बॉडीज क्या आ गई, रेस्ट में आ गई। लेकिन क्या ये ऑब्जर्वर ओ के लिए भी रेस्ट में होंगी? नो नो सर। सर। तो क्या वेलोसिटी होगी इनकी, वी। v। गुड। इस एग्जांपल को कैसे समझते हैं, सपोज एक ट्रेन थी, ठीक है। इस ट्रेन के अंदर दो फ्रेंड हैं, ये एक दूसरे की तरफ आ रहा है दोनों, ठीक है। ये आ रहा है u से और ये -u से, ठीक है। ये +u और ये -u। अब ये ट्रेन पूरी किस स्पीड से चल रही है, v से। अब बाहर से एक ऑब्जर्वर इन्हें देख रहा। अब जब ये दोनों आपस में आके मिले, उन्होंने हाथ मिलाया तो ये रुक गए। तो ये किसके रिस्पेक्ट में रुके थे, इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हुए ना। यस सर। क्या ये बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए स्टेशनरी थे, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है नो सर। उनके लिए? तो ये उस वेलोसिटी कंबाइंडली किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, v वेलोसिटी से, है ना। तो हम्म। वही केस यहाँ पर है। ये जो दो बॉडीज हैं आफ्टर कोलिजन, हमने कहा जब इन्होंने कंबाइंड बॉडी बनाई, ये रेस्ट में आ गया, तो ये किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में आया था, इस मूविंग बॉडी। स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट, मूविंग स्टेशनरी फ्रेम के फ्रेम। रिस्पेक्ट में, ठीक है। और स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में कंबाइंड बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, कैपिट स्मॉल v। ये चीज समझ आई? क्योंकि इसके बाद का जो काम है पूरी मैथमेटिक्स है, फिजिक्स यहाँ तक हमारी एप्लीकेबल है, यानी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ तक समझना है। उसके बाद तो हम फिजिक्स मैथ्स हमने अप्लाई करनी है। अभी तुम देखोगे मैथमेटिकल इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी है। ये समझ में आया? यानी हमने क्या करा कि दो बॉडी थी, वो जो मूविंग फ्रेम में थी उनकी वेलोसिटीज क्या थी, u एंड u डैश, है ना, u डैश एंड -u डैश। और जब उन्होंने एक दूसरे को हिट करा तो उन्होंने क्या बनाई, एक कंपेयर, एक कंबाइंड बॉडी। और इस कंबाइंड बॉडी का जो वेलोसिटी थी वो कहाँ पर, किसके रिस्पेक्ट में, मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में 0 हुई, बट स्टेशनरी के केस में क्या हुई, v। तो अब हमने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, हम्म। सर ये स्टेशनरी। हिस्ट्री के। और उस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी। लगा रहे हैं, स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में। अब स्टेशनरी फ्रेम देख रहा है, स्टेशनरी फ्रेम ने बिफोर कोलिजन, यही होता है ना कंजर्वेशन, बिफोर यस सर। कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर अब, m1 u1, क्योंकि बिफोर कोलिजन m1 की वेलोसिटी क्या थी, u1, और m2 की वेलोसिटी क्या थी, u2, किसके रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। और आफ्टर कोलिजन क्या हो गई थी, कंबाइंड बॉडी की वी। वेलोसिटी v, और मास क्या हो गया, m1 + m2। ये समझ में आया? यस अब सर। हमने क्या करा, u1 और u2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। u1 की वैल्यू है u डैश प्लस v अपॉन में 1 + u डैश v ओवर सी स्क्वायर। अभी हमने ये वैल्यू यहाँ पर लिखी थी, ठीक है।
ये वैल्यूज हमने m1 और u1 की वैल्यू यहाँ पर हमने रखी। इसी तरीके से हमने u2 की वैल्यू रखी, माइनस यू डैश प्लस वी ओवर वन माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू वी। अब हमारा एम है m1 वाली टर्म्स एक तरफ लेके जाना, m2 वाली टर्म्स दूसरी तरफ। तो अब यहाँ से जो काम है, अब ये मैथमेटिक्स स्टार्ट होगी। ठीक है, इससे पहले जो हम इक्वेशंस बनाई हमने, वो इक्वेशंस तो हमने फिजिक्स यूज करी अपनी, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो हमारे थे रिलेटिविटी के, वो हमने यहाँ पर यूज किए। अब इसके बाद के कैलकुलेशन क्या है वो मैथमेटिक्स को दिखाएंगे। यानी अब हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करते चले जाना है, किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप हम इसे देखेंगे। तो यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस m1 वाली टर्म को इधर लेके चला जाता हूँ और m2 वाली टर्म को दूसरी M2 तरफ, इधर। क्योंकि एट लास्ट मुझे m1 अपॉन m2 का रेशियो लाना है। तो m1 वाली टर्म में इधर लाया तो ये माइनस m1v हुआ होगा इधर, है ना। यस सर। और जब मैं इस दूसरी टर्म को ले गया, पूरी की पूरी माइनस होके कहाँ चले गई होगी, दूसरी तरफ, तो m2v माइनस आया होगा जो ये पूरी टर्म है। Yes, चलो sir. देखते हैं इससे आगे क्या हुआ। ये देखो, तो m1 वाली टर्म जब मैंने एक तरफ ले गया तो m1 क्या आ गया, कॉमन। और जो यस फर्स्ट सर। टर्म थी m1 के साथ u डैश प्लस वी ओवर वन प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर माइनस वी इक्वल्स टू m2 v माइनस यू डैश प्लस वी ओवर वन माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है इसमें, ये बताओ मुझे। No, sir. हाँ सर। m1 वाली टर्म्स एक तरफ, m2 वाली टर्म्स दूसरी तरफ, ये आ गई पूरी की पूरी। ठीक है, और माइनस के साइन के साथ है, इसका मतलब इसको हम अगर एक और ब्रैकेट में लिखते तो ज्यादा बढ़िया रहता। ठीक है, अब ये माइनस साइन, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। जो अंदर की टर्म्स हैं उन्हें एलसीएम लेके हम अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉपी पेन रखी हुई है तुम लोगों ने अपने पास? Yes, यस sir. सर। हाँ, इनको अपने हिसाब से भी एक बार सॉल्व करो। ठीक है, चलो मैं इस पहले स्टेप को कर रहा हूँ, फिर इस इक्वेशन को बताना मुझे क्या आने वाला है, m1 अपॉन m2 का रेशियो। तो u डैश प्लस v, इधर क्या बना होगा, माइनस, मल्टीप्लाई हो गया होगा ना इससे, 1 प्लस यू डैश वी अपन सी स्क्वायर। तो ये क्या बना होगा, v प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन है तो दोनों टर्म्स क्या हो गई, माइनस हो गई। यही तो रहा होगा ना, यस सर। v से पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो गई होगी। ओवरऑल हमारे पास ये आया नीचे, ऐसे राइट हैंड साइड में रहा होगा। अब माइनस साइन है तो इसने साइन चेंज कर दिए, ये यू डैश प्लस वी, और यहाँ अब ये वन माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, अगेन वी से। तो हमारे पास ये ऊपर की इक्वेशन बनी है। तो मुझे बताओ इसमें कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है? v से माइनस v कट जाएगा। ये से दोनों तरफ एक ही चीज, वी से माइनस वी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या चीज हुई भाई, अब देखते हैं क्या इसके बाद कंक्लूजन निकला। और ऊपर वाला भी इधर से कट 1 जाएगा। प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। हाँ, चलो अभी देखते हैं कुछ और टर्म क्या कैंसिल होने वाली हैं, अभी हमें जी. पता लगेगा इसका। देखो ऊपर भी न्यूमरेटर बिल्कुल कैंसिल होने वाला है। पहले तो हमने एक साथ मत कट करना, पहले स्टेप में किसे कट करोगे, v और Equal. माइनस वी को। फिर जो टर्म बची, देखो इधर सेम ये बची ना, यू डैश माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर, इधर भी क्या बचा, यू डैश माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। यानी जो बहुत बड़ी इक्वेशन हमें दिखाई दे रही थी, उसका पूरा का पूरा न्यूमरेटर क्या हो गया, गायब हो गया। कैंसिल। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ये क्या बचा होगा, m1 अपॉन वन प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर, m2 अपॉन वन माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ से m1 अपॉन m2 का रेशियो क्या आया तुम्हारा, ये वैल्यू m1 अपॉन m2 की जो वैल्यू आई है, वन प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर, वन माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यस सर। जी एक सर. बार एक बार दोबारा देखना है तो अगर तुम अपना कॉपी में करना चाहो तो कर सकते हो। क्या करा था हमने, हमने लगाया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में लगाया था, स्टेशनरी पार्ट। स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक तो हमने करी थी हमारी फिजिक्स, फिजिक्स से हमने इक्वेशंस क्रिएट करी। अब यहाँ से आगे जो काम है वो मैथमेटिक्स के ऊपर आ गया। मैथमेटिकली अब हमने आगे के सॉल्यूशंस को, इक्वेशन को डराइव करना है। तो हमने क्या करा, u1 की वैल्यू रखी इक्वेशन 1 से, u2 की रखी इक्वेशन 2 से, जो हमें ऑलरेडी पता है। और फिर हमने क्या करा, m1 वाली टर्म्स को एक तरफ लेके गए और m2 वाली टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले आए।
और उसके बाद हमने m1 को कॉमन लिया। फिर हमारे पास एक बड़ा टिपिकल सा फ्रैक्शनल, एक टर्म फ्रैक्शनल माइनस v बना, दूसरे में भी यही था, लेकिन ये हमें थोड़ा टिपिकल लग रहा था। जब हमने एलसीएम लिया इनका, तो एलसीएम लेके हमें ये दिखाई दिया कि जो न्यूमरेटर थे दोनों तरफ के, वो उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो यहाँ से जो ओवरऑल m1 अपॉन m2 की वैल्यू आई, तो 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर, 1 माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक का काम किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ बच्चों। नो सर। ठीक है, मैथमेटिक्स में दोबारा बोला, तुम लोग को इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, कि जब तक सेल्फ तुम सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम कहाँ पर गलती कर रहे हो। और ये ऐसे सर पिछले डेरिवेशन, वाली स्लाइड दिखाना। हाँ बताओ। बस। कभी तुम्हें देखना है रिवाइज करके तो अपने स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, जो स्लाइड चल रही है। तो जैसे इसमें है, आसान है देखो, क्योंकि हमें लग रहा है कि काफी बड़ी इक्वेशन बन गई है, लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो एग्जाम में तुम्हारे लिए बड़ा आसान रह जाने वाला, अगर जिसे ये पता है कि लास्ट में केवल न्यूमरेटर रह जाएंगे हमारे पास, डिनोमिनेटर्स। न्यूमरेटर तो क्या हो जाने वाला पूरा का पूरा कैंसिल। तो वो क्या कहेगा कि m1 अपॉन m2 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर, 1 माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ तक का काम हो गया। अब हमने इस इक्वेशन को रख देना है सजा के, क्योंकि अभी इसका यूज थोड़ी देर बाद हम करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें वैल्यू लेकर आनी है 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर की, और 1 माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर की। ठीक है बच्चों, अब जी ये सर। कैसे होगा, चलो आगे देखते हैं अब कैसे इस इक्वेशन को करेंगे। अब इसके लिए देखो कुछ स्टेप्स हैं, ये हमें याद रखना है कि ये स्टेप्स कैसे हम करते हैं। तो पहले हम किसकी निकालेंगे, u1 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, u1 स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है बच्चों, आ रही है आवाज? जी सर। u1 स्क्वायर सिंपल, u1 की वैल्यू हमें पता है, इसका स्क्वायर ये रहा। इसका भी स्क्वायर ओपन नहीं करना है क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप में पहुंचना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपका 1 माइनस यू वन अपॉन सी स्क्वायर, यानी एक मिलती जुलती टर्म किससे, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से मिलती जुलती सी टर्म हम लेकर आए। क्योंकि ये हमारे पास किसकी वेलोसिटी होती थी, ऑब्जेक्ट की। इस बार वेलोसिटी किसकी है, आपका बॉडी ए की, वो कितनी थी, u1 स्क्वायर। तो अब तुम्हें ये दो चीजें याद रखनी है, कि पहले u1 की वैल्यू हमें ये लेकर आनी है, इसका स्क्वायर करना है, फिर हमें कैलकुलेट करना है 1 माइनस यू वन स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें अपने आप 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो अब फिर 1 माइनस यू वन स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो u1 की वैल्यू क्या थी, U dash plus V ओवर u 1 dash प्लस plus v यू upon डैश v वी 1 ओवर plus सी u dash v स्क्वायर, ये upon v। वैल्यू है ना। ये जो इक्वेशन यहाँ पर बनी है u1 स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर पूरा रख दिया। अब हमें करना है इस इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे होगी अब ये, बड़ी सर लेंथी ये सी 1 इक्वेशन माइनस बने। यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू की निकाल रहे हैं। क्या चीज, माइनस कर रखा है मैंने। सर 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू की निकाल रहे हैं। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए। क्योंकि ओके अगर हम सर। देखो सिमेट्रिकली, अगर हम देखें जो हमारे पास लॉरेंज फैक्टर आता है ना, किस तरीके का होता है, 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, जहाँ वी किसकी वेलोसिटी होती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती थी ना। जी सर। यही तो हमने देखा था लॉरेंस जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करी है, टाइम डायलेशन की, तो हमने कहा था वी किसकी वेलोसिटी होती थी, ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, पहला ए बॉडी है ना, इसलिए यस ए सर। बॉडी के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ए बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, वो वी ना होके इस टाइम पे हमारे पास क्या है, u1 है। यू वन। ठीक है, तो इसलिए 1 माइनस यू वन स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमें ये फैक्टर नहीं रिक्वायर्ड होता तो 1 प्लस की कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होना था, हमें फाइनल आंसर नहीं मिलना है। तो इसलिए कई बार हमें क्या वैल्यूज लेकर आनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करने होता है। तो 1 माइनस यू वन स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू को अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो u1 की वैल्यू मैंने रखी यू डैश प्लस वी और 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। अब हमने क्या करा, एलसीएम। तो इसके पहले तुम्हें एक काम और करना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस स्टेप में कैसे सॉल्व करें। इस पूरे 1 अपॉन सी स्क्वायर को कहाँ लेके चले जाओ, इसके अपन,
जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये टर्म यहाँ से हट जाएगी। अभी क्या बना, यू डैश प्लस वी ओवर सी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। अब एलसीएम लोगे, अब ज्यादा आसान है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर माइनस यू डैश प्लस वी ओवर सी स्क्वायर होल अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। देखो ये लिखा हुआ है इधर, समझ में आया। यहाँ पर इस स्टेप में बहुत सर एक बच्चा बार और confuse बता होता दीजिए। है। देखो यहाँ पर क्या था, एक मिनट, बच्चों जरा होल्ड करना, एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, आ रही है आवाज मेरी? यस सर। अच्छा ठीक है। देखो अब दोबारा से एक बार इसे देखना, क्योंकि यहाँ से आगे कैलकुलेशन फिर हमें करना है। ये हमारी टर्म थी 1/c² यू डैश वी यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाता है और सी को कहाँ कर देते हैं, मल्टीप्लाई इसके अंदर। ठीक है, और जैसे ही वो ये काम करते हैं फिर कैलकुलेशन एकदम गड़बड़ा जाता है। अब वो जो आंसर चाहते हैं वो हमें नहीं मिलने वाला। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस यू डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर को इसके अपॉन में ले आएंगे, होल अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। अब समझ में आया क्या चीज मैंने बोली तुम्हें? यस सर। ठीक है, सर पूरे का होल स्क्वायर। क्या कह रहे हो बेटा, आया समझ में आया ये? यस सर आ रहा है। यस सर। यू डैश यस प्लस सर आ वी गया। के अपॉन में लेके चला गया सी स्क्वायर को मैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे वाली टर्म में के साथ अगर जोड़ देता या इसके साथ में से सॉल्व करना शुरू करूं, तो फिर मेरा कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशंस ऑलरेडी बहुत लेंदी हमारी चल रही हैं, और उसमें भी अगर कुछ स्टेप एक आध इधर उधर हो गया, फिर हमारा आंसर लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तब न्यूमरेटर वाली टर्म क्या बनी, यू डैश प्लस वी ओवर सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाली टर्म बनी 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस एलसीएम। अब जब एलसीएम लिया, तो ये जो टर्म है पूरी की पूरी 1 प्लस यू डैश वी ओवर स्क्वायर, ये किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से। यही होगा ना, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, यही तो होगा। तो ऐसे ये पूरी टर्म में क्या होगी, ये आपकी क्या है, पूरी टर्म ये y है, ये तुम्हारी x है, तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस वाई माइनस एक्स ओवर वाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरी टर्म 1 माइन प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यू डैश प्लस वी ओवर सी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में आया नीचे होल अपॉन में इट्स 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। ये चीज समझ में आई? जी सर। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स है, मैं तुम्हें पहले ही बताया लेंदी इक्वेशंस हैं, मैथमेटिक्स में तुम्हें बता सकता हूँ कैसे हुई है, अल्टीमेटली तुम्हें कॉपी में सॉल्व करके ये देखनी पड़ती है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस न्यूमरेटर को भैया सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी रिक्वायर्ड है, 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। अगर तुम देखो ना इस इक्वेशन 3 को, देखो 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसका मतलब मैंने नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसे नहीं ओपन करना है, इस चीज को ध्यान रखोगे, जो डिनोमिनेटर है इसे तुमने ओपन नहीं करना है किसी भी हालत में, इसको एज इट इज रखना है। हमने किसे ओपन करना है, जो आपकी न्यूमरेटर की टर्म है उनके स्क्वायर को ओपन करना है। समझ में आया? अब हम इसे करेंगे ओपन। सर हाँ बताओ बेटा। सर ये माइनस के बाद में यू यू डैश प्लस वी अपॉन सी है, सी स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ये सी स्क्वायर होना चाहिए था ना, लेकिन क्या यू डैश प्लस वी का भी तो स्क्वायर है, इसके होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। समझ में आया? आ एक्चुअल में गया। बननी क्या थी टर्म, यू डैश प्लस वी, अच्छा इसका स्क्वायर यहाँ पर बनना था, ठीक है, स्क्वायर था हाँ ऊपर। जी स्क्वायर था इसका। ठीक है, अपॉन में सी स्क्वायर है,
तो ओवरऑल क्या लिख दिया इसने, यू डैश प्लस वी ओवर सी का होल स्क्वायर। समझ में आया? चलो अब हम पहले न्यूमरेटर ओपन करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, यही तो बनने वाला है। चलो देखते हैं क्या चीज़ रही। अब जो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास वो क्या थी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी। ठीक है, दोबारा से लिख रहा हूँ, एक मिनट। 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी का स्क्वायर, यही था ना, इसका होल स्क्वायर। तो कैसे खुलेगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर का मतलब यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर सी टू द पावर 4 प्लस 2ab, दैट इज 2 इंटू 1 इंटू यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। ये मिल गई मुझे पहली टर्म का स्क्वायर ओपन करके। ठीक है, पहली टर्म का जब हमने स्क्वायर करा तो हमें क्या मिला, ये वैल्यू हमें मिल गई। 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर का जब हमने स्क्वायर करा, 1 प्लस यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2 यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। अब मुझे करना है दूसरी टर्म का ओपन। दूसरी टर्म क्या थी भाई, ये थी ना यू डैश प्लस वी ओवर सी। तो यू डैश प्लस वी ओवर सी का स्क्वायर करूंगा, तो जो भी आपका यू डैश और वी का जो भी यू डैश प्लस वी का स्क्वायर का जो हमारा एक्सपेंशन होगा उसके अपॉन में सब में क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर दैट इज यू डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज यू डैश वी, सबके अपॉन में क्या आ गया, सी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है बच्चों? जी सर। तो मैथमेटिक्स में फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें सॉल्व एक बार करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे आया है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है कि हमने चीज़ें लिखी कहाँ से, है ना। और एकदम से कोई सॉल्व करेगा तो उसे बहुत सारी टर्म्स एकदम से समझ में नहीं आती। जब मैं एक बार तुम्हें सारी टर्म्स बता दूंगा कैसे डेरिवेशन हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम बस तुम्हें मैथमेटिक्स अपनी प्रैक्टिस करनी है, बी तुम्हें सब पता होगा कौन सी टर्म कहाँ से आएगी। अब इसके बाद क्या होगा, ए हम ये माइनस साइन को अंदर ओपन करके पहुंचा देंगे, तो कोई एक टर्म हमारी यहाँ से कैंसिल आउट होने वाली है। कौन सी टर्म कैंसिल आउट हुई, देखो इधर। प्लस 2 और माइनस 2 वाली है। हाँ, इधर 2u डैश ओवर सी स्क्वायर, इधर 2u डैश वी ओवर सी स्क्वायर, यहाँ माइनस में और इधर क्या प्लस में, तो ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल। देखो इधर ग्रीन वाले से दिखाया भी है ना, दिख रहा है? यस सर। तो यानी ये दो टर्म्स आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट। ठीक हो गया। तो दो टर्म हमारी जब कैंसिल आउट हो गई तो रिमेनिंग टर्म बची 1 प्लस यू डैश स्क्वायर ओवर यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर सी टू द पावर 4 माइनस यू डैश स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ तक का अगर तुमने डेरिवेशन किया है तो तुम्हें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमने एक जगह से भी प्राइम लगाना भूल गए तो सारी इक्वेशन गड़बड़ा जाएगी। समझ रहे हो? जी सर। अब वो गड़बड़ कहाँ से हो सकती है, हो सकता है तुम इधर के स्टेप में से कहीं से यू डैश तुम्हारा लगना छूट जाए, है ना। और अगर तुम यहाँ तक पहुंचोगे तब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यू डैश हमने कहाँ से हटा दिया, पूरा तुम्हें दोबारा से चेक करना पड़ जाएगा और गड़बड़ बढ़ते चले जाएगी। जो बहुत ध्यान से इस डेरिवेशन को करना है, क्योंकि जो प्राइम है ये बहुत दिक्कत करता है, कि गलती से भी कहीं पर होता है, कई बार स्टूडेंट प्राइम में अपना नोटेशन लगा रहा है लेकिन नोटेशन लगा नहीं, और जब वो तेजी से काम कर रहा होता है कई बार उसे ध्यान नहीं रहता, फिर वो यू डैश को यू ही लिख के आगे सॉल्व करता चला जाता है, और उसे गड़बड़ कब पता लगती है, जब वो 3-4 स्टेप आगे पहुंच चुका होता है। तो फिर अब उसे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से 3-4 स्टेप्स पीछे से देखनी पड़ेगी, एक एक टर्म कैलकुलेशन कि कहाँ यू डैश में हमारे गड़बड़ हुई है। तो इसलिए जब भी इस डेरिवेशन को करो बहुत प्रैक्टिस के बाद ही तुम लोग अपना ध्यान से इसे करोगे, क्योंकि कहीं भी मिस्टेक के चांस नहीं है। डेरिवेशन लेंदी है, कहीं भी मिस्टेक कर दी उसे ढूंढने में फिर तुम्हें और ज़्यादा टाइम लगेगा, वेस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगा। अब देखो इनमें क्या करेंगे, हमें एक टर्म हमेशा याद है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होती है। इधर मिल रहा है हमें 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये दो टर्म्स है, ध्यान से देखना, ये टर्म है और ये टर्म, इनको मैंने एक साथ लिख दिया, क्या बनेगा ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर।
ठीक है। अब बची हुई टर्म्स कौन कौन सी हैं जिनके अपॉन में मैंने 2 अंडरलाइन से लगा दी। तो अब इनमें क्या मैं 1 - v² ओवर c² वाली टर्म बन सकती है हमारी? जी सर, बन सकती है। सर कैसे बनेगी? u dash square टू डैश upon बाय यू इसका डैश कॉमन स्क्वायर जाएगा। बाय सी स्क्वायर बाकी कॉमन ले लो सर। हाँ, अगर मैं -u' ओवर c² को क्या ले लूँ कॉमन, तो इस टर्म की जगह केवल क्या बच जाएगा 1 माइनस जो सेकंड यहाँ की जो टर्म है इसमें क्या बचेगा वी कि स्क्वायर बाय सी c स्क्वायर। square upon c square। बस ये काम करते ही अब हमारा डेरिवेशन आसान होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं 1 - v² ओवर c² को भी क्या ले लूंगा कॉमन, तो दूसरी टर्म क्या बन जाने वाली है? इट्स 1 वन - 1 माइनस minus u1 is 1। स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। c²। ठीक है, चलो देखते हैं yes आगे। sir, ये जो आपका जो ये ग्रीन एरो पत जो आपका थोड़ा थिन है, इनमें हमने कॉमन लिया 1 - v² और c², ये तो ऐसे ही बन गया। दूसरे जो थिक आपके ग्रीन एरोज हैं इसमें हमने क्या कॉमन लिया? u' ओवर c²। इसका मतलब अब जो u' ओवर c² है, अगर मैं इस पूरी टर्म को कॉमन लेता हूँ तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा 1 - u' ओवर c²। तो ये बनी हमारी 1 + u' ओवर c² की वैल्यू। देखो अभी तक ध्यान देना, अभी तक क्या चल रहा था? 1 - u1² ओवर c² को सॉल्व कर रहे थे हम। समझ में आ रहा है? yes sir, और वैल्यू हमें किसकी रिक्वायर्ड थी? 1 + u' ओवर c²। तो इसका मतलब अब मैं इसे ले जाऊंगा इधर और इधर इसको ले आऊंगा इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये जो 1 + u' वाली टर्म है इसे हमने दूसरी तरफ लेके चले गए और इस टर्म को इधर, क्योंकि इनका कोई काम नहीं हो रहा था अभी तक, ये केवल ऐसी पड़ी हुई थी। लेकिन अब जाके हमने क्या करा है, इंटरचेंज कर दिया। तो 1 - u1² ओवर c² कहाँ आ गया था? डिनोमिनेटर में। ठीक है, आया समझो बच्चों? जी सर। और फिर लास्ट स्टेप में मैंने इसे यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ क्या कर दिया? ओवरऑल स्क्वायर रूट। अब कुछ क्या करते हैं, यहाँ u' की जगह वो u1 कर देते हैं और इनको कट करके आ जाते हैं, और ऐसा करते ही काम हो गया खराब। इसलिए याद रखना, यहाँ u' है, नीचे u1 का स्क्वायर। समझ में आया भाई? ये तो था 1 + u' ओवर c²। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या निकालना होता है? 1 - u' ओवर c²। तो अगर मुझे 1 - u' ओवर c² निकालना है तो मुझे क्या वैल्यू सॉल्व करनी चाहिए? 1 - u2। 1 minus 2, हमने पहले वाले में करी थी 1 - u1² ओवर c²। अब हमें करनी पड़ेगी 1 - u2² ओवर c²। लेकिन अगर मैं दोबारा सॉल्व करूंगा तो इतने सारे स्टेप्स कैलकुलेशन के, फिर हमारा डेरिवेशन ख़त्म ही नहीं होगा कभी, बहुत लेंदी होता चला जाएगा। तो अब हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं। जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हें यही क्वेश्चन मिलने वाली है। जब हम 1 - u2² ओवर c² को सॉल्व करते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है, तो जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी हमें 1 - u' ओवर c² की, वो जो वैल्यू मिलेगी बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी जो हम अभी ये सॉल्व करके लाए हैं इसके। बस एक चीज का ही डिफरेंस रहने वाला है, न्यूमरेटर बिल्कुल एज इट इज रहेगा 1 - v² ओवर c² इंटू 1 - u' ओवर c²। केवल जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें u1 की जगह अब क्या आ जाएगा? u2। समझे बच्चों? जी सर। इसलिए हमने सिमिलरली लिख दिया, बिल्कुल सिमेट्रिकली ये सॉल्व होंगे। बस यहाँ पर u1 की जगह क्या आ जाएगा? u2। और न्यूमरेटर इनके एज इट इज रहेंगे। अगर हम दोबारा बात करें m1/m2 की, तो m1/m2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? सर इन दोनों का ही रेशियो। रेशियो था 1 + u' c² और अपॉन में 1 - u' ओवर c²। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को अब डिवाइड कर दूं, ये इक्वेशन जो हमारे पास, अगर मैं सपोज कहूँ ये a है और इक्वेशन b है, तो मुझे क्या मिलेगा? m1/m2 का 1 रेशियो। upon m2 की वैल्यू, तो इसका मतलब अब जो a और b से मैं इन दोनों वैल्यूज को कहाँ रख दूं? इक्वेशन नंबर जो 1 हमने बनाई थी, या सिंपली कहूँ कि इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, तो जो मेरे पास न्यूमरेटर्स हैं देखो इसमें, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिख रहा है न्यूमरेटर्स से यस सर। जी सर। कैंसिल आउट। केवल यहाँ बचेगा, अब ये ऊपर चला जाएगा 1 - u2 ओवर c² अपॉन में 1 - u1 ओवर c²। ये चीज जी सर। m1/m2, ये किसकी वैल्यू आ गई? m1/m2। अब यहाँ पर एक सपोजिशन किया गया, देखो ये लेंदी डेरिवेशन है, बहुत सारे इसमें कुछ कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है।
कुछ सपोजिशन हमें याद रखना है। अब इसने क्या बोला कि जो सेकंड पार्टिकल था वो जीरो वेलोसिटी में था, मतलब वो मूव नहीं कर रहा था। किसके रिस्पेक्ट में? स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट। स्टेशनरी। ठीक है, हमने मान लिया कि जो बॉडी बी थी, ये बॉडी बी क्या थी, रेस्ट में थी। किसके रिस्पेक्ट में? स्टेशनरी फ्रेम एस के रिस्पेक्ट। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? u2 जीरो हो गई। जीरो हो जाएगी भाई। अगर बी को मैंने मान लिया कि रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और इसका रेस्ट मास कितना था? एम नॉट। नॉट। एम नॉट था, m2 का रेस्ट मास m नॉट था। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा, ये कंडीशन यहाँ पर लगाई कि इसकी अगर क्या हो, जो बॉडी बी है वो रेस्ट में है, तो u2 क्या हो जाएगा? जीरो, और उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? रेस्ट मास m नॉट। तो यहाँ से u2 कितना हो गया? जीरो। m2 को क्या रख दिया? m नॉट। तो ये वैल्यू हमने कहाँ रखी? इधर। तो ये m1 अपॉन क्या बन गया होगा? m नॉट। यस सर, फिर 1 अपॉन रूट में ये आ गई। m1 अपॉन m नॉट बना होगा। यस सर। अब इस इक्वल्स टू, यहाँ तो पूरी टर्म क्या बन गई होगी? ये 1 बनेगी। 1 1 बन जाएगी अपॉन ऑन 1 अंडर रूट माइनस u1 स्क्वायर ओवर। 1 स्क्वायर अपॉन सी। सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसे और क्या लिख सकते हैं? m1 इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सर हाँ बेटे। सर ये वाली कंडीशन क्यों लगाई है? कौन सी? सर ये रेस्ट मास हमने एम नोट ले लिया और वेलोसिटी जीरो ले ली। ये रेस्ट मास हमने इसलिए m नॉट और इसको जीरो ले लिया कि देखो, जो हमारे पास दो बॉडीज थी ना, ये एक बॉडी ए आ रही थी, दूसरी बी। हमने कहा था ये बिल्कुल आइडेंटिकल बॉडीज हैं। इन दोनों के रेस्ट मास क्या थे? इक्वल थे। अब मुझे सिंस किसी एक बॉडी के लिए निकालना है फॉर्मूला, भाई किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए मैं फॉर्मूला निकालूंगा कि जब वो मूव कर रहा था। अब लेकिन इसका मुझे मूविंग मास तो पता है, लेकिन इसका रेस्ट मास के लिए मेरे पास अभी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं मिली। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें, जो ये दिख रहा है, इसमें मूविंग मास तो आ गए बॉडीज के, लेकिन इनके रेस्ट मास हमें नहीं मिले। इसलिए हमने कंडीशन क्या लगाई कि जो दूसरी बॉडी है वो किस में है? रेस्ट में। तो दूसरी बॉडी अगर रेस्ट में है, तो जो उसका रेस्ट मास था m नॉट, यही किसका रेस्ट मास था? m1 का। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना तुम लोग को, मैंने कहा दोनों यस बॉडीज सर। जो है सेम मास की हैं, इक्वल मास की। इसलिए हमने क्या करा, हमने ये मान लिया कि जो दूसरी बॉडी बी है उसका उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो, ताकि मुझे रेस्ट मास मिल जाए इस बॉडी बी का। यानी इनडायरेक्टली मुझे रेस्ट मास मिल जाए किसका? बॉडी ए का। अब समझ में आया यहाँ पर ये ट्रिक क्यों लगाई? यस सर। ठीक है, इसलिए मैंने कहा डेरिवेशन काफ़ी लेंदी है और इसमें बहुत सारे चीज़ें हमें याद रखनी है। अब ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी, अब जो डायरेक्ट पढ़ेगा उसके समझ में नहीं आने की है ना, जिसने डेरिवेशन ये लेक्चर नहीं करा। तो इसलिए तो रिकॉर्डिंग एक बार देखनी पड़ेगी, तब उसे चीज़ें समझ में आएंगी। सर हाँ, सर ये सेम हम फिर M2 के लिए भी कर सकते हैं ना? m2 के लिए भी कर सकते हो, कोई ओके दिक्कत सर। नहीं। फिर m2 इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 माइनस u2 ओवर सी स्क्वायर हो जाता है। वो तुम्हारी ओके चॉइस सर। ऑफ मैटर है। तो फिलहाल हम m2 को हमने क्या कर दिया? जी m नॉट कर दिया, इसकी वेलोसिटी को जीरो कर दिया, तो m2 कितना मिल गया? m नॉट। यानी m नॉट m2 का रेस्ट मास है, तो ये किसका भी रेस्ट मास है? m1 का भी रेस्ट मास है। तो ये क्या बन गया? m1 अपॉन m नॉट यहाँ पर हमारे पास आ गया था, इट्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस u1 स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके चला गया, तो ये बना m1 इक्वल्स टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस u1 स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया? जनरलाइज्ड। अब हमें ये पता लग गया कि जो आपका ए बॉडी है, ये क्या कर रही है? स्पेस में मूव कर रही है। और जब इसे कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इसका मास कैसे वेरी कर रहा है? m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस u1 स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से। ठीक है, यानी जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी u1 बढ़ेगी, इसका मास m1 भी क्या करता चला जाएगा? इंक्रीज। और एट द वेलोसिटी u1 इक्वल्स टू c, मास कितना हो जाएगा बॉडी का? कितना होगा बच्चों? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी मास हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है
कि कोई भी पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी को अचीव नहीं कर पाएगा। तो हमने कई तरीके से ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं क्यों कोई पार्टिकल रेस्ट आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकता। ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। यस सर। अब हमने, क्योंकि अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इधर u1 यूज नहीं करते पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, हम क्या जनरलाइज्ड यूज करते हैं v। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस u1 को क्या लिख दिया, v, जनरलाइज्ड फॉर्म में। समझ में आया? ठीक है, यस तो सर। जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, इसको v लिख दिया। तो हमारे पास, क्योंकि ये था भी, अगर बॉडी रेस्ट में आ गई थी तो हमने बोला दूसरा फ्रेम, अगर फ्रेम में ही ये बॉडी मूव कर रही है तो जो फ्रेम की बॉडी थी वही किसकी बॉडी हो गई, वेलोसिटी हो गई बॉडी की भी। तो इसलिए ये हमने चीज बोली कि जो u है, u1 है, वो कितना हो गया होगा आपका v। तो इसका तो जनरलाइज्ड हमने जब इसे करा तो जो मूविंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी हमने बोला कितनी होगी, v। तो दिस इज द मास वेरिएशन फॉर्मूला। ठीक है, लेंदी फॉर डेरिवेशन है। अगर हम देखें कितनी स्लाइड्स हमने चला दी तो देखो ये बहुत पीछे से डेरिवेशन चलता चला जा रहा है। ठीक है, कम से कम 15-20 स्लाइड्स इसमें होंगी। एक ही ये डेरिवेशन है क्योंकि एक्सक्यूज मी लॉरेंस के सर। बाद। हाँ बेटे, बताओ, बोलो। सर मैं बोल रहे हैं कि आपने भी बोला कि स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में U2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर जो मूविंग फ्रेम है वो तो ऑलरेडी वेलोसिटी से चल रहा है v से, तो सर स्टेशनरी के रेस्पेक्ट में वो जीरो कैसे हो सकता है, मतलब स्टेशनरी के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में कैसे हो सकता है? अब हमने क्या कर दिया, हमने ये छोड़ दिया कि जो क्योंकि वो कोई, फ्रेम तो ऑलरेडी मूव कर रहा है ना, अब तो अगर हमने वो रेस्ट में भी हो जाएगा तब भी वो उसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में हो नहीं सकता ना। अब हमने क्या करा कि उस फ्रेम को ही हटा दिया। हमने कहा कि केवल ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर इन दो ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है। समझ रही हो? हमने कहा कि दूसरे फ्रेम को देख ही नहीं रहा। अब वो जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो अपने रिस्पेक्ट में कर रहा है। Yes, तो sir. अपने रिस्पेक्ट में इसका मतलब जब उसने बॉडी को देखा, हम उस स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, जीरो है। हमें से कोई मतलब नहीं कि जो दूसरा मूविंग फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है। अब हम जी केवल बात कर रहे हैं स्टेशनरी फ्रेम की। ठीक है सर। ठीक है। और सर एक बात, हाँ, और सर एक बात और बता दीजिए सर, जैसे फोटोन होता है उसका रेस्ट मास जीरो होता है, हम्म। तो सर उसका मूविंग मास एम नॉट जब जीरो रखेंगे और नीचे भी सर वेलोसिटी तो उसकी सी के इक्वल ही होती है, तो हाँ हाँ। इनडिटर्मिनेंट आ जाएगा, वो 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी। चलो ये तुमने सही बोला, अभी आएगा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है सबसे, है ना। एक्चुअल में जो रेस्ट मास जीरो है वो आता ही किसकी वजह से है, वी जीरो होने, वी उसकी सी के बराबर होती है। फोटोन क्या एक्चुअल में लाइट है ना। यस तो सर। लाइट के लिए m इक्वल्स टू क्या होगा, m। अब हम जब बात करेंगे तो हम m नॉट को कैलकुलेट करते हैं v से। हम ये नहीं कहते कि रेस्ट मास जीरो है और वेलोसिटी c है। एक्चुअली ठीक। ये m नॉट वैल्यू आती ही तब है जब v को हम क्या ले लें, c ले लें। अब जब मैंने ये फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो m नॉट इक्वल्स टू क्या बना, m जी हाँ। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। V स्क्वायर अपन। है ना। अब मैंने क्या बोला कि फोटोन है तो उसके लिए क्या होगा, v इक्वल्स टू c। तो m इक्वल्स टू 1 माइनस इट्स सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। कितना हो गया है, जीरो। जीरो। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, v जो है c के इक्वल है तब m नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है। अब ये नहीं करोगे, तुमने कहा कि m नॉट भी जीरो है और नीचे भी जीरो, इंडिटर्मिनेंट करा नहीं, ठीक एक्चुअल है। में ये वैल्यू दूसरी वैल्यू से डेराइव्ड है। ठीक है। ओके ठीक है। अभी आएगा ये थैंक टॉपिक मास वेरिएशन का जब लास्ट लेक्चर हमारा हो। इस लास्ट लेक्चर मीन्स इसका जो थ्योरी का लास्ट लेक्चर रहेगा, उसका न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है यूनिट में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी हमें एटलीस्ट 2 या 3 लेक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो ये है बच्चों मास वेरिएशन फॉर्मूला, है ना। और अगर हम यहाँ से देखें v इक्वल्स टू c हो जाए तो m क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। और अगर मैं कहूँ कि v बहुत स्मॉल है तो v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर हमने पहले ही पढ़ा था, इज 2 <1। सो m इक्वल्स टू m नॉट। तो इसका मतलब डेली लाइफ में जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी हम मासेस देख रहे हैं बॉडी के या मेजर कर रहे हैं, वो कौन से होते हैं, रेस्ट मास होता है। ठीक है। तो मास वेरिएशन डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जब वेलोसिटीज बहुत हाई होती है। ठीक है, ये डेरिवेशन हो जाएगा बच्चों तुम लोगों से। जी। आज एक काम करोगे तुम लोग सब लोग, ठीक है,
अपनी एक कॉपी लोगे, उस पे क्या करना है तुमने, अभी तक जितने डेरिवेशंस हुए हैं, टाइम डायलेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ये तो बहुत छोटे से हैं तो केवल रिप्लेसमेंट है। मेन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और दूसरा है तुम्हारा मास वेरिएशन फॉर्मूला। ठीक है, इनको तुम लोग अपनी कॉपी में डेराइव करोगे। डेराइव इन द सेंस, एक बार करोगे, दो बार, जब तुम्हारा बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, तुमने सही कर लिया है, तो एक फाइनल डेरिवेशन जो भी तुम करो उसे कॉपी में करके फोटो खींच के टर्न इन करोगे मुझे। ठीक है, आज करो, कल करो, सैटरडे तक, जब भी तुम्हें लगता है तुम्हारी इक्वेशंस क्या हो गई हैं, पूरी तरीके से सही हो गई हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम फ्राइडे तक कर लो, एक बार मैं देखूं, फिर मैं बताऊं किसने कहाँ गलती करी है, उसे वो गलती नहीं करनी है। विथ थ्योरी उसे करना है, डायग्राम थ्योरी भी लिखोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल मैथमेटिक्स सॉल्व करनी स्टार्ट कर देते हैं, वो कुछ ही नहीं लिखते हैं, M1 क्या है, M2 क्या है, वो ये भी नहीं लिखते कि कोलिजन की कंडीशन में हमने कंबाइंड बॉडी का मास 0 लिया, बस वो केवल और केवल मैथमेटिक्स को सॉल्व करते चले जाते हैं। तो ये गलती यहाँ नहीं करना, ठीक है, नंबर बहुत कटते चले जाएंगे, क्योंकि हमें जो की पॉइंट्स है उन्हें तो एटलीस्ट समझाना है। चलो, मैंने ये हम मान सकते हैं कि टाइम नहीं था तो हम फ्रेम्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि S1 है, S2 है, रिलेटिव वेलोसिटी v से कर रहा है ना। लेकिन अगर तुमने ये भी नहीं लिखा कि कोई हम मोमेंटम ऑफ, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज कर रहे हैं, दोनों बॉडीज के मासेस क्या हैं, है ना, मूविंग मास क्या है, रेस्ट मास क्या है, और कौन सी कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं, तो उसे भी आप लोग लिखोगे। ठीक है, हो जाएगा ये। यस सर। ठीक है, अपने आप करो, जितना तुम्हें समझ में आता है कोशिश करो पूरा की प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि एक बार में पूरा का पूरा डेरिवेशन तुम कर सको, क्योंकि जब तुम ये करोगे तभी तुम्हें पता लगेगा कहाँ तुम लोग अटक रहे हो। क्योंकि हम लोग जब करते हैं हमारी प्रैक्टिस में तो हम इसे फटाफट कर लेते हैं बोर्ड पे भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक टर्म अगर हमने गलत लिख दी, फिर हमें बड़ा टाइम लगता है उसे ढूंढने में गलती कहाँ करी, क्योंकि हमें अगले स्टेप्स में कई बार पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो तभी होता है जब प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो तुम्हें भी वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो तुम लोग इस डेरिवेशन को अब अच्छे से करोगे, कोई भी डाउट होगा फिर तुम लोग मुझसे पूछोगे। ठीक हो गया, यस किसी को सर। कुछ और चीज पूछनी है तो मुझसे अभी पूछो। सर हम्म। सर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बता दो एक बार सर। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यस वो सर। 4 इक्वेशंस हमारे पास हैं, है ना, उन्हें हमें याद रखना होता है। बाकी अगर उसका डेरिवेशन देखना है, फिर मैंने रिकॉर्डिंग भेजी हुई है पूरी। ओके ठीक सर। है, उसका डेरिवेशन तुम्हें मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग कहाँ पर है वो, सर यूट्यूब यूट्यूब चैनल है पर। मेरा। यस सर। यूट्यूब पे। ठीक है, हाँ, यूट्यूब चैनल में है, सब्सक्राइब करो उसे, है ना, जिससे सर कर दिया। कर दिया हाँ, सर कर जिन लोगों ने नहीं करा सब्सक्राइब, मैं सबकी डिटेल निकालूंगा। सर लाइक भी कर दिया सर। मैं मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो सर तुम्हारे जौहरी ने ऊपर नहीं है। करा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जौहरी ने तो नहीं करा वो सब्सक्राइब। एक्चुअली तुम्हें समझने के लिए हो, कि तुम्हें अगर कोई चीज छूट जाए तो उधर समझो, उसके बाद भी ना आए फिर मुझे बताना, ठीक है, फिर नहीं तो मैं एक डाउट सेशन अलग से रख दूंगा इसका। ठीक है बच्चों, चलो अब सर अब तो नहीं होगी क्या करें बेटा, ना क्लास। अब नहीं होगी, तो नहीं अब होगी रेगुलर सैटरडे को भी लेक्चर नहीं होगी होगा, क्लास। किसी का डाउट होगा है सैटरडे को। सैटरडे को, सैटरडे को हो सकता है डाउट सेशन रख दूं मैं, रेगुलर कोर्स नहीं चलेगा उस दिन, ठीक है, रेगुलर न्यूमेरिकल आएंगे टॉपिक्स सर फिर कल। मंडे को। बस देखते हैं, न्यूमेरिकल हमारे हो गए तब तक तो, ऐसे पॉसिबिलिटी है, यस हो सर तो देख जाएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एटलीस्ट टाइम, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। सर तो कल 28 कुछ से मैंडेटरी खुल रहे हैं डेरिवेशन। कॉलेजेस। 28 से मैंडेटरी, हाँ हाँ सर, वो बस वाले मैसेज आ रहा है। बस वालों का। हाँ सर, उसमें बोला हम पे तो नहीं आया सर। ऑफलाइन सर के बस वाले लिए। भी मुझे ले रहे। अब ये बता नहीं बच्चों, मैंडेटरी अभी तक, क्योंकि हमारे हमारे पास पास नहीं कोई आया। ऐसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। अबे चलो जब पहले सब हम बोल अपनी रहे हैं तो तुम कह रिकॉर्डिंग दो ऑफ सर। करो, फिर उसके बाद हम बाकी डिस्कशन कर लेंगे। अटेंडेंस भी मुझे तुम्हारी लेनी है। 1 मिनट बच्चों।